नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक है। तो हमने उस दिल्ली पुलिस के एग्जाम को देखते हुए हमारे जो दिल्ली पुलिस के जो 2020 में प्रीवियस एग्जाम हुए थे तो उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका पहला एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का 27/11/2020 को। आपकी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था मॉर्निंग में जो हुआ था, तो पहले पेपर से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो क्योंकि पहले पेपर का एनालाइज होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन वीडियो में केवल आपको मैथ के ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं केवल वही आपको कराए जाएंगे। जो हमने पेपर से निकाल के टाइप किए हैं, टाइप के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन पहला है कि ए किसी काम को करता है 40 दिन में और बी उसी काम को करता है 50 दिनों में। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। उन्होंने काम किया 5 दिनों तक एक साथ मिलकर, लेकिन बाद में बी ने काम छोड़ दिया। 5 दिन काम करने के बाद बी काम को छोड़ देता है। तो बताना है शेष काम को करने में ए को कितना समय लगेगा। आपके सामने ऑप्शन भी गिवन है 41, 33, 31 या 40। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बेटे ए करता है किसी काम को 40 दिन में, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 40 है। और बी इसी काम को करता है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 50 है। अब ए ने 40 दिन में कितना काम किया, जिस काम को बी ने किया था, बात कर रहे थे कि दोनों सेम वर्क को करते हैं, वो वर्क क्या है। तो मैथमेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 40 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 200 आएगा। तो बेटे इस 200 को हम वर्क मान के चलते हैं। क्या मान चलते हैं? वर्क। वर्क में भी आप इसे नाम दे सकते हो, जैसे कि 200 पेड़। 200 पेड़ हो गए। कि कहने करता है ए 200 पेड़ों को, ए बोल रहा है कि 200 पेड़ों को मैं 40 दिन में लगा देता हूं। और बी कह रहा है मैं भी 200 पेड़ों को 50 दिन में लगा देता हूं। कि पेड़ ए भी 200 लगाता है और बी भी 200 लगाता है, लेकिन ए को जो समय लगता है वो 40 दिन का लगता है और बी को लगता है बेटे 50 दिन का। तो ए पर डे कितना लगाएगा? तो 200 को वर्क को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो कितने लगाएगा पर डे? कितना आएगा? 5 आएगा। अगर बी की बात करते हैं, बी पर डे कितने लगाएगा? तो 200 को डिवाइड करेंगे 50 से, कि 50 दिन में 200 है तो एक दिन में 50 से भाग कर देंगे 4 पे। तो इसका अर्थ ये है ए पर डे 5 पेड़ लगाता है और बी पर डे 4 पेड़ लगाता है। यदि बेटे आप बताओ ये दोनों मिलके काम करने लगे, अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं पर डे, तो ए के 5 बी के 4 दोनों के पेड़ 9 हो जाएंगे। फिर तो पर डे ए पर डे 5 लगाता है, बी पर डे 4 पेड़ लगाता है, तो दोनों को मिला के एक दिन के पेड़ कितने हो गए? 9 हो गए। अब इसने बोला है कि दोनों ने 5 दिन तक पेड़ लगाए, 5 दिन तक काम किया। तो जब एक दिन के 9 पेड़ है तो 5 दिन के आप बताइए कितने हो जाएंगे? 9 पंजे 45 हो जाएंगे। कि ए और बी ने मिलके 5 दिन में 45 पेड़ लगा दिए। तो कितने पेड़ बचे रिमेनिंग की अगर बात करते हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे बेटे? माइनस कर देते हैं, 155 आएगा। क्योंकि हम टोटल 200 पेड़ मान के चल रहे थे, 200 में से 45 पेड़ लग चुके हैं ए और बी के द्वारा 5 दिनों में, तो आपके 155 पेड़ और बचे। अब टाइम निकालना है समय कि इन पेड़ों को ए को कितना समय लगने वाला है, क्योंकि बी तो अब लगाना बंद कर देगा, बी ने तो मना कर दिया। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है बेटे वर्क डिवाइड में इफिशिएंसी। तो वर्क कितना करना है? 155। करना किसको? ए को। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है? 5। तो कितना आएगा? 31। ठीक है ना। रिमेनिंग जो वर्क रह गया था उसको करने में 31 दिन ए को लगने वाले हैं। और आपका बेटे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा कि शेष काम को ए 31 दिन में पूरा कर देगा। यहां से दो आंसर पूछे जाते हैं। एक तो शेष काम का, कभी कभी पूछ लेता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर पूरे काम का पूछ लेता है तब आपका आंसर 31 नहीं आएगा, ध्यान रखना सर को। पूरे काम में क्या करेंगे? शेष तो ये रहेगा 31, और पहले दोनों ने कब तक काम किया था? 7, 5, तो तब आपका 36 बन जाएगा आंसर, ध्यान रखना, अगर ये पूरे काम का पूछ लेता है तो। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप बेटे वीडियो को दोबारा देख सकते हो।
अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप अपने फोन से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे जल्दी से आपका कवर हो जाए। क्योंकि डिपेंड करता है बच्चे की खुद की समझ के ऊपर, उसको कितनी जल्दी समझ में आता है और कितना देर से आता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं 9% से, कितना कर रहे हैं 13 से 1/2, तो वार्षिक ब्याज 3,690 रुपए बढ़ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही आपने रेट को इंक्रीज किया तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट इंक्रीज होने का अर्थ क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट, दोनों ब्याजों का अंतर। इट मीन 9% का जो इंटरेस्ट होगा और 13.1/2% का जो इंटरेस्ट होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है कि 3,690 रुपए बढ़ जाता है। तो मूल धनराशि कितनी होगी, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो बेटे 3,690 रुपए आपका ब्याज है, और ये वो ब्याज है जो इंक्रीज होके आया है, इंक्रीज वाला है। अब इंक्रीज किस रेट से हुआ है, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो इंक्रीज हुआ है ये केवल 4.5 से, क्योंकि 9 से 13, आप 9 से 13 कर रहे हो तो बढ़ा कितना रहे हो, 4 सही 1/2 ही तो बढ़ेगा। तो 4 सही 1/2 कितना हो जाएगा, 9/2 बनेगा। टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, 1 क्यों होगी, क्योंकि वार्षिक ब्याज की बात कर रहा है, और डिवाइड में कितना आएगा आपका 100 भी आएगा। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 9 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा 410 पे, तो 410 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 100 बराबर होगा प्रिंसिपल, और इंटू करने पे ही आएगा आपका 82,000 रुपए। कितना जाएगा बेटे, 82,000 रुपए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। तो इट मींस कहने का अर्थ मेरा क्या है, यदि आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, ब्याज का अंतर, और इतने रुपए बढ़ जाते हैं, बढ़ जाना कम होना वो अंतर ही कहलाता है। तो ये तो ब्याज का अंतर हो गया। अब रीजन आपको पुट करना है किस वजह से बढ़े हैं, तो रेट को बढ़ाने से बढ़े हैं। अब कितने रेट बढ़ी है वो रेट आपको लेनी है, जितनी बढ़ी है, जितनी हुई है वो नहीं, कितनी कर दी वो नहीं, कितनी आपने बढ़ाई है वो रेट आपको लेनी है। तो रेट आपने बढ़ाई थी 4.5। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से वापस, सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला घर से मंदिर जाती है, जाती तो पैदल है लेकिन वापस किसी सवारी से आती है, और आने जाने में जो समय लगता है उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वह दोनों ओर के सवारी का प्रयोग करती है, जाती भी सवारी से और आती भी सवारी से है, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है, क्वेश्चन कह रहा है यदि वह दोनों ओर से पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय, उसके द्वारा लिए जाने वाले समय, इसका अर्थ है टोटल समय आने जाने का आधा समय कितना होगा। आधा समय का अर्थ क्या, एक साइड का समय बताना। टोटल समय का आधे का अर्थ क्या है, टोटल समय क्या होगा, आने का और जाने का, और आधा क्या बन जाएगा, केवल एक साइड को बता दो, वो आपका आधा कहलाएगा। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा समझ के चलेंगे कि पैदल जाने में जो समय लगेगा, पैदल वाला जो समय होगा बेटे उसे हम x मान के चल रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं, और सवारी वाले समय को हम y से डिनोट करके चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आने जाने का समय कम और ज्यादा लगेगा, पैदल जाओगे ज्यादा लगेगा, सवारी से आओगे कम लगेगा। तो जाने का समय x, मंदिर गए इतना समय लगा x का, आने में समय लगा y का, और इन दोनों का जो टोटल है वो 3 घंटे 20 मिनट है। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आई होगी। जाने का प्लस में आने का, इसलिए प्लस लगाया है, और कुल समय 3 घंटे 20 मिनट। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करती है, कि जाती भी सवारी से है तो y का समय लगेगा, आती भी सवारी से तो y समय फिर लगेगा, तो 2 घंटे कम लगते हैं। अगर 2 घंटे कम लगेंगे तो 1 घंटे 20 मिनट की बात कर रहा है, इसमें 2 घंटे कम कर देंगे, y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 1 घंटे 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 80 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 होती है, 20 मिनट और है, तो y का मान हो जाएगा 80 बटे में 2 कर लेंगे 40 मिनट। और y से हमें समझ में आ गया कि सवारी के द्वारा कितना समय लगता है एक साइड से,
तो सवारी के द्वारा बेटे एक साइड से समय लगता है 40 मिनट का। और y का मान पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस y की वैल्यू 40 मिनट बराबर 3 घंटे 20 मिनट। तो x बराबर हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट में से आपको 40 मिनट माइनस करने हैं। थोड़ा समझ के माइनस करना है। पहले तो ऊपर की 20 मिनट कम कर दो सीधा का सीधा। 3 घंटे 20 मिनट है तो 20 मिनट हटाएंगे तो 20 कम हो जाएंगे, 20 बचेंगी। और 3 घंटे में से यदि 20 मिनट को माइनस करते हैं तो x का मान आएगा बेटे 2 घंटे 60 में से 20 कम हो जाएंगी 40 मिनट। कितना बचेगा? 40 मिनट। और x क्या है? एक साइड का समय, और एक साइड का समय ही क्या कहलाएगा? आधा कहलाएगा। तो इसका आंसर बेटे डी ऑप्शन होगा आपका सही होगा, 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा हिसाब किताब इसमें लगाना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको गिवन है 9216। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल, बेटे रिमाइंडर की बात करेगा, शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है? बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है? तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट, एक संख्या को a मानेंगे दूसरी को b मानेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 9216 आएगा। तो दो नंबर, एक a है एक b है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 9216 हो गया। अब इसमें एक बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या हम a को मान के चलेंगे। a जो है बड़ी संख्या है, अगर a बड़ी संख्या तो b छोटी संख्या होगी, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है जब बड़ी संख्या को भाग करते हैं, और बड़ी संख्या को हमेशा अंदर लिखा जाता है, छोटी संख्या से भाग करना b से, तो आपका जो क्यूसेंट है, भागफल है, वो 16 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। क्वेश्चन कह रहा है जब बड़ी संख्या a को b से भाग करते हैं छोटी संख्या से, तो आपका क्यूसेंट 16 होता है, रिमाइंडर 0 होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? a कैसे निकाला जाएगा बेटे? डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट, इन दोनों का गुना होता है, प्लस में होता है पर रिमाइंडर। तो 16b प्लस में 0, 0 का तो कोई काम नहीं है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? सीधा 16b हो जाएगा। a बराबर क्या हो गया बेटे? 16b हो गया। अब a की वैल्यू पुट कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में। a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा? 16b मल्टीप्लाई में b बराबर 9216। तो हमने a की जगह a का मान पुट कर दिया 16b, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, जो कितना आएगा? 576 आएगा। और b गुना b कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर आएगा 576, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 576 का, जो 24 का होगा। तो b का मान 24 हो गया। अब b का मान पुट कर देंगे यहाँ पे इसमें। जब b का मान पुट करोगे तो a का मान क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है? 24। तो 16 चौका 64, 32 और 6 38। तो ये आपका a का मान हो जाएगा और ये b का मान हो जाएगा। अब अंतर पूछा है तो 384 में से माइनस कर देते हैं 24 को, तो कितना बचेगा? 360 बचेगा। तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा बेटे 360 आएगा, और डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? सही होगा। एक बहुत ही आसान से एक क्वेश्चन है जो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दूसरा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटे क्वेश्चन को, वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के पास भी सेंड करना है, उनको बताना है कि दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस पेपर है वो सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैथ का। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:1 है, तो 5w 3x माइनस जेड और 3w का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो बेटे रेशो दे रखा है 2 3 1 का, तो रेशो में हम a मल्टीपल दिखा देते हैं कोई नंबर अल्फाबेट का, तो इसको हम 2a 3a और 1a बोल सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटे?
2a मान के चल रहे क्यों रेशो में कोई ना कोई मल्टीपल होगा। दूसरा आपका लिखा हुआ है y माइनस जेड प्लस में 2w बराबर 3a हो जाएगा ये आपका। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आपका y माइनस जेड चल रहा है और यहाँ पर भी क्या है y माइनस जेड चल रहा है। अब हम x को बेटे अलग तोड़ देते हैं कि x अलग हो गया और y प्लस जेड अलग हो गया और बीच में साइन किसका दोनों के बीच में प्लस का साइन है कि इन दोनों टर्मों को जोड़ने पे क्या आता है हमारा 2a आता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम x की वैल्यू को a मान लेते हैं कि x को क्या मान लें लेट कर लिया a। जब आप x को लेट करोगे a तो y माइनस जेड का मान भी क्या आ जाएगा बेटे फिर तो a ही आएगा क्योंकि जब a में a को प्लस करेंगे तभी तो हमारा 2a बनेगा। तो यहाँ पर x को लेट कर लिया a और y माइनस जेड को भी लेट कर लिया a क्योंकि तब दोनों के बीच में एडिशन आएगा तो a और a मिलके क्या आएगा 2a हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं y माइनस जेड की सेकंड में, ठीक है y माइनस जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं और y माइनस जेड को हमने a माना है तो a आ जाएगा a प्लस में 2w बराबर 3a हो गया। अब ये a इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2w बराबर 3a माइनस a तो 2w बराबर क्या आएगा 2a आएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा तो w बराबर क्या हो जाएगा बेटे a हो जाएगा। आपका w बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या रह गया इसके बाद आपकी थर्ड इक्वेशन जो है कि 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू बराबर 1a क्यों a लेके चल रहे हैं ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब हमने x को क्या मान रखा a तो यहाँ पे 2a बन जाएगा। z की वैल्यू हमारे पास नहीं है और w का मान भी हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं w किसके बराबर है a के तो बराबर a हो जाएगा। 2a में से a माइनस होगा तो z प्लस में a बचेगा और ये a इधर जाके माइनस हो जाएगा तो z का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। z का मान क्या हो जाएगा 0 क्योंकि आपको मान किसके चाहिए w का मान चाहिए w का मान आपने निकाल दिया। दूसरा x का चाहिए x का भी आपने लेट कर रखा है। तीसरा z का चाहिए z का भी आपने निकाल दिया। तो आपको आंसर जो देना है वो देना है 5w माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w का मान क्या होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे w का मान कितना है a है तो ये 5a बन जाएगा। 3x का मान भी क्या है a चल रहा है तो a बन जाएगा और z का मान 0 हो गया अनुपात और w का मान फिर से a क्योंकि w यहाँ पे a है हमारे पास तो 5 में से 3 गया 2a अनुपात 3a a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 अनुपात 3 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा और अगेन आपका सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे फिर से सही है। तो उम्मीद है सभी को थोड़ा आराम से समझना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है ना सभी को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और देख लेना वीडियो को दोबारा बैक करके क्योंकि ज्यादा टाइम यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि यही तो फायदा है कि एक बार बता दिया कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो को वापस देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन उठे क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि प्रिंसिपल अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,497.50 रुपए हो जाती है। हो जाने का अर्थ क्या बेटे ये आपको अमाउंट दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल इतना बन जाता है एक वर्ष के बाद जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअल है वार्षिक है लेकिन आपका इंटरेस्ट कैसे चल रहा है हाफ ईयरली पे चल रहा है। उसी धनराशि पर जो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल था पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर जो आपकी रेट है उसका 3 टाइम्स कर देना है और 4 सही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाली साधन ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। तो बेटे पहले क्वेश्चन सीआई का चल रहा है और सीआई से कन्वर्ट होकर पहुंचा है एसआई पे साधारण ब्याज पे आया है। तो सीआई की हम बात करने वाले तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ ईयरली की कि हाफ ईयरली का फंडा क्या होगा। तो बेटे हाफ ईयरली वाले में रेट जो होती है आपकी वो हाफ हो जाती है आधी हो जाती है।
अगर आपकी रेट 10% है तो बेटे आपकी रेट फिर आपकी कितनी आएगी, 5% रहेगी। इसको आधा कर देंगे। सबसे पहला काम, टाइम डबल हो जाता है, टाइम दोगुना हो जाता है। टाइम कितना था, 1 वर्ष, 1 का डबल कर देंगे 2। तो अगेन आपको समझना है, छमाही वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हाफ ईयरली वाले में रेट को हाफ कर देना है, आधा कर देना है, लेकिन टाइम को डबल कर देना है। और टाइम आपका ईयर में होना चाहिए, तब आपको डबल करना है। ठीक है ना, आपका टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, तब आप उसको डबल करोगे। ये नहीं कि 4 महीने डबल करके 8 कर दो, वो कंडीशन है, ईयर की बात कर रहा हूं। अब बेटे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्री मेथड जो होता है हमारा, तो 5% हमारा आएगा 5/100, जिसे कैंसिल आउट करने के बाद कितना आएगा, 1/20 आएगा। 5%, 5/100, 1/20 आएगा। तो बेटे ये जो टॉपिक है, टॉपिक अगर आपको सीखना है तो आप कंप्लीट क्लास देखना है, जो हमारा यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उस टॉपिक को देखना है। जिसपे थोड़ा बहुत ये मेथड आता है वो इसको कर सकता है। कि सबसे पहले होता है हमारा प्रिंसिपल। जब आपके पास प्रिंसिपल नहीं होता तो रेट से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 20 की पावर करेंगे कितना, 2। 20 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। पावर 2 क्यों किया, क्योंकि टाइम कितना है, 2 वर्ष। जब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं होता है तो रेट की जो वैल्यू होती है, डिवाइड वाली जो वैल्यू होती है, उससे हम लेट करते हैं प्रिंसिपल को। तो डिवाइड में 20 चल रहा है, इस 20 का स्क्वायर, और स्क्वायर ही क्यों किया, तो टाइम हमारे यहाँ पे 2 बन रहा था, 2 की कंडीशन बन रही है, तो 20 का स्क्वायर 400। तो 400 पे हम ब्याज निकालने वाले हैं, जिसपे रेट आपकी वर्क करेगी 1/20। तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 400 का 1/20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां पर भी कितना आएगा आपका, 20 ही आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है। क्योंकि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेने का अर्थ है साधारण ब्याज अप्लाई करना, और साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। और टाइम की वैल्यू 1 हो तो टाइम को लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल एंड केवल प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100। अब सीआई बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे, 20 पे रेट लगा देंगे, फिर से 1/20, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अपर वैल्यू जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, ये आपके प्रिंसिपल को डिनोट करके चल रही है, और ये जो बॉक्स की जो वैल्यू आई है 20, 20, 1, ये आपके सीआई को डिनोट करके चल रही है बेटे। कि अगर आपका प्रिंसिपल 400 है तो आपका सीआई कितना होगा, 41 आएगा, 20, 20 और 1। और आपको क्वेश्चन में दे रखा अमाउंट, और अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट करते तो हमारा क्या आता है बेटे, अमाउंट आता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा बेटे हमारा 441। कितना हो जाएगा, 441। कैसे होगा, कि 400 प्रिंसिपल है, 41 उसका इंटरेस्ट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 441 की। अमाउंट आपको गिवन है 20,947.50। तो 1 यूनिट निकालेंगे, तो 20,947.50 बटे में 441 आएगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,947.50 बटे में 441 इंटू में बेटे आपका आएगा 400। पॉइंट को हटा लेते हैं, 100 आ जाएगा, पॉइंट को हटाने के लिए 100 लगा देंगे यहाँ पे। और ये जो वैल्यू जो भी आपकी सिंप्लीफाई करने पाएगी बेटे, ये आपकी क्या होगा, ये प्रिंसिपल रहेगा। सिंप्लीफाई करने में जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, प्रिंसिपल। अब हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, पूछा तो सिंपल है, और सिंपल निकालने का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल आपका है 20,000, 20,94750, क्यों पॉइंट तो हटा दिया, इंटू में 400, डिवाइड में 441, मल्टीप्लाई में 100। ये आपका केवल अभी तक प्रिंसिपल पुट किया मैंने। रेट को 3 टाइम्स करना है। रेट कितनी थी, 10, 10 का 3 गुना 30% रेट हो जाएगी। और टाइम की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 4 सही 2/5 कितना होगा, 5 चौक 20 और 2 22/5, ये आपका टाइम रहेगा। और डिवाइड में आपका 100 भी आता है, वो 100 और आप लगाना है, क्योंकि एसआई का फॉर्मूला क्या होगा, पीआरटी अपॉन में 100 होता है। तो सबसे पहली वैल्यू यहां तक प्रिंसिपल है, फिर रेट 3 टाइम्स कर दी, टाइम 22/5 और डिवाइड में 100 जो आता है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो बेटे कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर बन जाएगा, और इसमें जो आंसर बनेगा आपका,
बेटे सॉरी क्वेश्चन रफ हो गया है, ठीक है ना। आप इसको वीडियो को जैसे बैक करोगे ना तो वहां से देख लेना, वो सब आपको कैलकुलेट करना रह गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन रफ हो गया है, दोबारा आप नोट करेंगे तो टाइम खर्च होगा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को बैक कर लेना, बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा वीडियो को बैक कर लेना, बैक करके देख लेना, जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लेना, और जैसे ही आप उनको डिवाइड करते हो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 25,080 आपका क्या होगा बेटे आंसर होगा, ठीक है ना। जल्दबाजी में वो रफ हो गया था। अच्छा हाँ आप देख लीजिए, जब आप बेटे इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर होगा बेटे सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 25,080 सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। आप देख लेना आप इसको। इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया, कि ए और बी को मिला के टोटल 4400 रुपए दिए जाते हैं, ए और बी को मिला के। ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को कितना मिलेगा, ए को बेटे उतना मिलेगा जितना बी के पास है उसका 120%। ए को कितना मिलेगा, ए को इतने रुपए मिलेंगे जितना बी के पास है बी की वैल्यू का 120%। तो 120% कितना हो जाएगा बेटे, 120/100 हो जाएगा। ए और बी की बात कर रहे हैं, तो बेटे ए की तुलना हो रही है बी से, जिससे तुलना करते हैं उसका मान अपॉन का रहेगा, जिससे तुलना करते हैं उसका मान अपॉन का हो जाएगा, 100 बी का मान हो जाएगा, और 120 बेटे ए का मान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 120% कंप्लीट बोल रखा है। अधिक बोलता तो प्लस करते, 100 में 120 को प्लस करते। अगर यहाँ पे लिखा होता 120% अधिक, अगर लिखा होता है 120% कम तब माइनस करते हैं, लेकिन इसके बाद ना तो अधिक बोला है ना ही कम बोला है, तो ये मान ये डायरेक्टली ये बी का मान हो जाएगा और अपर वैल्यू आपकी ए की हो जाएगी। तो रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो कैंसिल हो जाएगी और दो से भाग करेंगे, दो छिक्के 12, दो पंजे 10। अगर ए का मान 6 है तो बी का मान क्या होगा बेटे, 5 होगा। अगर ए का मान 6 तो बी का कितना होगा, 5। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 11। और दोनों का टोटल है कितना, दोनों का टोटल कितना बेटे, 4400। तो एक का मान कितना हो गया, 400। एक का मान कितना होगा, 400। किसका बताना है, बी का। जब एक का मान 400 हो गया और बी का मान कितना है, 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे 400 का, कितना हो जाएगा, बी का मान बेटे 2000 रुपए। कितना आएगा, 2000 रुपए। आपका बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आया होगा, 2000 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर एमआरपी पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 2230.10 रुपए में बेचा जाता है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसका जो एमआरपी है उस पर हम लगातार 3 डिस्काउंट दे रहे हैं। लगातार 3 डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत को बताया है कि इसकी कीमत इतनी आती है तो उसका एमआरपी क्या होगा। तो बेटे डिस्काउंट हमेशा एमआरपी से शुरुआत होती है, ध्यान रखना। डिस्काउंट का जो क्वेश्चन बनता है वो एमआरपी से बनता है कि उसका मार्क प्राइस कितना। सबसे पहले तो हम सबसे पहले जाके यही देखते हैं कि इसका रेट कितना लिखा हुआ है इसके पास, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोला जाता है। अब इस पर चल के डिस्काउंट, इस पर क्या चल गया बेटे, डिस्काउंट चल गए। तो पहला डिस्काउंट है 15% का, और डिस्काउंट का अर्थ होता है ऑफ, इट मीन पैसे नहीं देने। डिस्काउंट का क्या होता है, अर्थ क्या, ऑफ होता है, छूट मिलना, कि उस उतने परसेंट के पैसे आपको नहीं देने। तो फिर कितने परसेंट के देने हैं भाई, ये कह रहा है कि इतने परसेंट के नहीं देने, तो देने कितने परसेंट के। तो पहले कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट है, तो बेटे पेमेंट होगी फिर 85% की। कि 15% हम डिस्काउंट देके चल रहे हैं आपको, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपको कितने परसेंट के पैसे देने हैं, 85% के पैसे देने हैं, और जितने परसेंट का आप पैसे दोगे वो आपका एसपीयू का सेलिंग प्राइस होगा।
फिर दूसरा कह रहा है कि 20% का सेकंड वाला, तो 80 बचेगा। हर बार -100 में से ही होगा। जितने भी लगातार के डिस्काउंट आपके रहेंगे वो हर बार 100 में से ही माइनस होंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा 85 में से 20 माइनस, कोई नहीं करेगा, हर बार 100 में से माइनस होगा। अगला है 18%, तो 100 में से 18 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 82। तो तीनों डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है, एसपी जो आता है सेलिंग प्राइस, वो कितना आता है 2230.10 रुपए, और पॉइंट को हटाएंगे 100, तो 100 तो आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो एमआरपी बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीप्लाई में आपका 100, मल्टीप्लाई में 100, और डिवाइड में आपका आएगा 85 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 82। तो 80 की एक जीरो और कैंसिल कर सकते हो आप, 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से 5, 5 से 17, 2 से 41, तो 2 से डिवाइड हो गए 1 1 1 5 0 5, और 17 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 51 68 85 17 छिके 102, 17 छिके 102, कितना बचेगा 9, 17 51 17 चौका 68 17 पंजे 85, 10 बचेगा 100, 17 से डिवाइड होगा ये, क्या 0.40, तो यहाँ पे जो पॉइंट जो वैल्यू है ये करेक्शन है, यहाँ पे आएगा आपका 2230.40, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में, तो आप इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करोगे। अब मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है, आप इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे 40 है, 40 करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर यहाँ पे आप आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, तो आप ही को समझना है, आप जितना डिवाइड करोगे खुद से उतना अच्छा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 22 30 40 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में आपका आएगा 85 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 82, ठीक है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आपका आंसर होगा वो आपके ऑप्शन में होगा, और इसका जो आंसर बनने वाला है वो आपका ए आएगा 4000 रुपए। कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 4000 रुपए होगा। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो सीपी का 120% है। जैसे ए बी की कंडीशन थी, सेम कंडीशन है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सीपी का 120, तो सीपी को 100 करेंगे तो ये आपका 120 आएगा। यदि उसकी लागत जो सीपी है उसे 25% बढ़ा दे, बेटे सीपी को 25% जब बढ़ाओगे तो आपका जो नया सीपी आएगा वो 125 आएगा। तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, 100 का 25% कितना होगा 25 होगा, और वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा वो 125 आपका हो जाएगा। और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, नियत रखने का अर्थ क्या, एसपी को कांस्टेंट रखना है जितना आपका एसपी है। अब एसपी कहां पे बनेगा हमारा, एसपी यहां से बना लेंगे कि 100 रुपए में खरीदा जाता है, 120 का फायदा होता है, तो एसपी आपका 220 रहेगा। फिर तो भाई आप ही बताइए, आपने एक वस्तु को 100 में खरीदा, जब बेचा 120 का प्रॉफिट कमा लिया, तो बेचा कितने में, तो 220 में ही तो बेचा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तो प्राप्त होने वाला जो लाभ होगा
वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो पहले तो आप अब यहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट कितने का बनने वाला, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो प्रॉफिट कितने का आएगा बेटे, तो 75 तो ये हो गया, 75 20 95 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करोगे तो 95 डिवाइड में प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के अपन में सीपी होता है, प्रॉफिट के अपन में क्या होता है सीपी। लेकिन ये कह रहा है कि एसपी पे बताना है, एसपी पे कैलकुलेट करना है, तो एसपी को डिवाइड में रखेंगे 220 और इंटू में क्या आएगा 100 आएगा। एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से 11 2 पंजे 10 इंटू करेंगे 25 45 और 2 47, तो 11 से भाग करते हैं, 11 चौक 44 और कितना बचेगा 3 35 43%, 43 पॉइंट में जाएगा बेटे अप्रोक्सीमेट, तो 43% सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। 475 को जब आप 11 से भाग करोगे तो कंप्लीट डिवाइड तो जाएगा नहीं, 43 पॉइंट करके आएगा, और 43 पॉइंट करके आएगा तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 0.529 और 2.01 का जो गुणनफल आएगा वह 1 से कितना अधिक होगा। केवल मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बताना है कितना मोर देन है 1 से। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे 0.529 का इंटू जब आप करोगे 2.01 से, तो 1 से जब इंटू करोगे तो 529 ही आएगा। जीरो के लिए तो काटा लगा दो, अब जब 2 से करोगे 2 नाम 18 5 2 पंजे 10, तो आपका जो मल्टीपल आएगा 9 2 3 6 0 1। तो पॉइंट की बात करेंगे 3 और 2 5 1 2 3 4 5, तो आपका जो पॉइंट है वो 1 के बाद लगने वाला है बेटे, कहां पर लगेगा 1 के बाद, 1.0 बनने वाला है, ये 1.0 बनने वाला है। अब इसने पूछा 1 से कितना ज्यादा है, अब 1 के बाद क्या लग गया पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितनी जो ये टर्म है ये ज्यादा ही है, तो क्या बनेगा 0.0639, तो इतना बेटे अधिक रहेगा 0.06 आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना। 1 से कितना ज्यादा है 0.0639 मोर देन है अधिक है। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है घास का, एक वर्गाकार बेटे घास का मैदान हो गया। अब इसके कोने पे, इसके एक कोने पर एक गाय बंधी हुई है। अब इसकी जो भुजा है वो कितने मीटर की है 25 मीटर है, कि ये साइड भी 25 है, ये साइड भी 25 है, और ये साइड भी 25 है, और ये साइड भी क्या 25 है। अब हमने इसके एक कोने पर एक गाय को बांध दिया, और जिस गाय को बांधा है, जिस रस्सी से बंधी हुई है उसकी लंबाई 14 मीटर। तो बेटे जब जिस रस्सी की लंबाई 14 मीटर है वह इस पॉइंट से यहां तक 14 मीटर तक जा सकती दूर, वो इस पॉइंट से इधर भी आ सकती है 14 मीटर, इस पॉइंट से बाहर भी जा सकती है 14 मीटर इधर, और इस पॉइंट से इधर भी आ सकती है 14 मीटर। और जब इन चारों पॉइंटों को मिलाया जाएगा तो बेटे एक सर्कल का रूप लेंगे, किसका रूप लेंगे सर्कल का रूप लेंगे, क्योंकि रस्सी के अकॉर्डिंग जब घुमाएंगे इसको, अगर हम एक रस्सी बांध के ऐसे करके उसको जब गोल घुमाएं तो ये सर्कल बनाएगी, कभी भी क्या बनाएगी बेटे सर्कल बनाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें गाय घास चर सकती है, और आप बताइए गाय कौन से भाग में घास चरेगी। तो बेटे गाय इस भाग में घास चरेगी, ये वाला जो पार्ट होगा, केवल इसी भाग में गाय क्या कर सकती है घास खा सकती है। और ये वाला हिस्सा किस में आ रहा है सर्कल में आ रहा है, ये क्या है वृत्त का एक चौथा हिस्सा है, वृत्त का चतुर्थांश है, कि फोर्थ पार्ट हो गया।
तो अंदर का घास का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और विड्थ का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है सर्कल का, वो होता है बेटे पाई आर स्क्वायर होता है विड्थ का। कंप्लीट सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये उसका फोर्थ हिस्सा है, कौन सा हिस्सा बेटे, फोर्थ है, तो डिवाइड क्या कर देंगे, फोर से कर देंगे, डिवाइड क्या कर देंगे, फोर से कर देंगे, तो क्या बनेगा, पाई का मान 22/7, रस्सी की लंबाई रेडियस होगी जो 14 मीटर है, और डिवाइड में कितना चल रहा है, डिवाइड में कितना बेटे 4, 7 से 2, 2 से 2, 2 से 11, और 11 और 14 का इंटू करेंगे तो 154, 154। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 जो होगा आपके विड्थ के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। कंप्लीट का तो होता है पाई आर स्क्वायर। बेटे हर एग्जाम में जाता क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये ध्यान से समझना है। कभी तो पूछेगा कितने भाग को घास को खा सकती है, कभी नहीं में पूछ लेगा। जब नहीं का पूछेगा तो वर्ग का निकाल देंगे, 25 का स्क्वायर 625, माइनस कर देंगे इसको, तो चौथा हिस्सा आप निकालोगे। तो कैसे भी आपसे पूछ सकता है, उस भाग को भी पूछ सकते हैं जिसको उसने घास को चरा है, या उसको भी जिसको वो नहीं खा सकते, दोनों में से किसी का पूछ सकती है। अगला क्वेश्चन आपका, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन, 5 मित्र दे रखे हैं जिनका जो एवरेज है वो 5 का कितना बेटे 62,000 रुपए है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उसके वेतन का नया औसत, उनके वेतनों का नया औसत, इनका अगेन दोबारा से नया एवरेज जो आता है वो कितना बेटे 6,000, सॉरी 64,250। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दोस्त है, 5 का एवरेज दे रखा है। अब उन 5 में से एक के वेतन में इंक्रीमेंट लग जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके वेतन को बढ़ने से सभी के वेतन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, सभी का जो एवरेज जो 62,000 था वो कितना हो गया 64,250 हो गया। इट मीन पर पर्सन, प्रति व्यक्ति कितना बढ़ गया बेटे, प्रति व्यक्ति वो बढ़ गया 2250, कि हर व्यक्ति का कितना बढ़ गया 2250, और व्यक्ति कितने थे 5, तो 5 में कितना बढ़ गया टोटल 0, 25, 5 दून 10, 2 12, 5 दून 10 और 11, तो 11,250 रुपए की वृद्धि हुई थी जो उन सभी में बटा था। ठीक है, जितने रुपए की वृद्धि हुई थी वो तब बटेगा सब में, तभी तो उनका एवरेज इंक्रीज होगा। आई होगी बात समझ में। पहले 62,000 था, अब हो गया 64,250, केवल एक व्यक्ति के वेतन को बढ़ाने से, लेकिन बढ़ गया सभी का। अब सभी के पास जो रुपए बढ़ के आए हैं ना वो उसी व्यक्ति के थे, सुरेंद्र के थे वो। अगर सुरेंद्र नहीं देता तो उनका एवरेज नहीं बढ़ता। तो प्रति व्यक्ति कितना बढ़ गया 2,250, व्यक्ति कितने थे 5, तो 5 का इंटू कर देंगे तो 11,250 रुपए क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्चों पर और राशन पर खर्च करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 22% तो घर पे खर्च करता है और 40% करता है घरेलू खर्चों पर। इट मीन उसने खर्च कर दिया बेटे 62%, इसने टोटल कितना खर्च कर दिया 62%। और शेष का बेटे, ये जब शब्द आता है शेष जहां भी लग जाएगा आप उससे अगले वाली परसेंटेज को जोड़ नहीं सकते कभी भी। इन दोनों के बीच में शेष नहीं था तो आप प्लस कर सकते हो, जैसे ही शेष लगाएगा तो वहां पर आप परसेंटेज को प्लस नहीं करोगे, अलग छोड़ दोगे। शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है, कि जो रह गया था इट मींस समझेंगे कि हम टोटल इनकम 100 मान ली, 100 को मान लिया इनकम है, ये उसकी आय है, और इसमें से बेटे 60%, सॉरी 62% खर्च कर दिया। कितना खर्च हो गया 62, तो शेष कितना बचा, शेष को हम इधर लिखेंगे राइट में, तो शेष रह गया बेटे 38%। ये बात सभी को समझनी होगी। अब जो ये शेष बच गया था इसका 50%, और 50% का अर्थ आपको पता होना चाहिए आधा होता है, हाफ होता है। तो 38 का जो आधा होगा 50% जो बनेगा बेटे वो 19 बनेगा ना, केवल 19।
ये 19 खर्च हो गया शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च हो गया। ये 19 किस पे खर्च हो गया बेटे? शिक्षा पर हो गया। फिर बच कितना गया? बच भी 19 गया। बचत भी कितने की होगी फिर? लास्ट में 19 की हुई। यदि उसकी मासिक बचत 3800 हो, मासिक बचत, और बचत कितनी बेटे? 19, इस 19 की वैल्यू 3800 रुपए है, सेविंग इक्वल सेविंग की, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च कितना है बेटे? आप बताइए, शिक्षा पर कितना खर्च कर रखा है? 19 कर रखा है, और 19 का मान तो हमें पता है 3800 है। इट मीन इसका आंसर 3800 ही है, कोई चेंजिंग नहीं। बचत 19 आई, 19 की वैल्यू क्या? 3800। अब आंसर देना है कि शिक्षा और अन्य मद पर किए जाने वाला खर्च। अब आप देखिए शिक्षा वाला कौन सा? यही तो था शिक्षा का। ये वाला तो किस पे था? ये था आपका टोटल था घर के किराए पर, घरेलू खर्चों पर। ये 38 बचा था, उसका 50% शिक्षा पर खर्च हुआ। जब आपको पता 19 की वैल्यू 38 है, तो इस 19 की वैल्यू भी क्या होगी? 38 होगी। तो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा, 3800 रुपए। आपका अगला क्वेश्चन, 24.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई x सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे का एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो बेटे यहाँ पर एक वैल्यू मिस प्रिंट है, एक सेकंड देखते हैं क्या है यहाँ पे। 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो आएगा कि विमाओं, विमाओं का अर्थ भुजा जो होती है, एलबीएच वाले लोहे का एक ठोस गोला बनाया जाता है। लोहे की त्रिज्या कितनी होगी? सॉरी, गोले की त्रिज्या कितनी होगी? कि एक क्यूबॉइड की शेप है जिसमें एल बी एच तीनों साइड आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आती है। तो उसकी शेप कैसे होती है? क्यूबॉइड होती है, घनाभ होती है। अब उसको क्या कर रहे हैं? पिघला रहे हैं, पिघला के उसे नया रूप दे रहे हैं गोले का। तो पिघलाने की जब भी ये बात करता है तो ये वॉल्यूम की बात करता है। तो इट मीन पहली शेप किस आकार की है? घनाभ की। तो घनाभ का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा जो, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जिसमें आप उसे कन्वर्ट करने वाले हो। कन्वर्ट किसमें कर रहे हो? गोले में। तो गोले का आयतन। जब भी आप शेप चेंज करोगे, ध्यान रखना है आपको, उन दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे? हमेशा इक्वल रहेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? एलबीएच होता है। और स्फीयर, गोला स्फीयर का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटे, ये स्फीयर का होता है। तो एल का मान हो गया 24.5, बी का मान हो गया 16.5, और एच का मान हो गया 12। 4/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और आर क्यूब हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियस का क्यूब क्या होगा। इट मीन आर क्या है? तो पॉइंट को हटा लेते हैं दोनों जगह का, 100 आ जाएगा 10-10 करके। तो कैंसिल आउट करते हैं, 4×12। इसके बाद 11 से 11 दूनी 22, 11×5 11×11, 11×5 55। 2 से डिवाइड तो कुछ होगा नहीं इसमें। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो 245 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7, और डिवाइड में कितना आएगा? 2 गुना के 100, जो बराबर क्या होगा? आर का क्यूब होगा। वैल्यू सही है, 12 नहीं है, 24.5 16.5 तीनों सही है, तीनों नहीं सही। मीटर सेंटीमीटर कोई कंडीशन? तीनों सेंटीमीटर की है। दिखाने को। तो करिए बेटे, कैलकुलेट करिए फिर इसको क्या बनेगा।
5 से और डिवाइड करते हैं इसको, क्या बनने वाला है, 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20, 5 नम 45, 49 हो जाएगा। और 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है ना, हाँ बन जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा 49 को तोड़ेंगे 7 गुना 7 और एक साथ ही हो गया तो 7 बनेगा। 3 3 3 इंटू में 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 8 किसका क्यूब हो जाएगा, 2 का, आर का मान। तो 21 बटे में 2 आएगा बेटे ये आपका, और 21 बटे 2 कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 10.5। सिंप्लीफाई करोगे पॉइंटर में जा रहा है कि लास्ट में ये 49 गुना में 7 343, और क्यूब रूट करेंगे 343 का हो जाएगा आपका 7, 3 या 9 27 का हो जाएगा 3, 7 या 21 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। और आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 एक नंबर दे रखा है, इसमें जोड़ने पर जब 3432 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल जो आएगा वह 10, 5, 4 और 2 से भाग हो जाएगा, 10 से भी भाग हो जाएगा, 5 से, 4 से और 2 से। इसका कहने का अर्थ फिलहाल तो ये भाग नहीं होगा, फिलहाल तो ये भाग नहीं होगा, लेकिन कुछ जोड़ने के बाद भाग होगा। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाते हैं, ऑप्शन से लगाते हैं कि अगर मुझे इस नंबर को 10 से भाग करना है तो इसके पीछे वाला जो अंक है, इकाई का अंक क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अगर ये नंबर बेटे 10 से पूरा भाग जाएगा तो इसके लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या रहना चाहिए, 0। और पीछे 0 लाने के लिए 2 में किसको जोड़ना पड़ेगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब आप इसमें 8 को प्लस करते हो, 8 को प्लस जैसे आप करोगे तो ये आपका आएगा 3440, और ये हमारा अकेला क्या होगा बेटे, 10 से भाग हुआ, क्योंकि 6 जोड़ने पर भी 10 से भाग नहीं होगा ये, ना ही 5 जोड़ने पर, ना ही 10 को जोड़ने पर, तो पीछे इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। जब आप 10 को ऐड करोगे 2 आएगा, 5 को ऐड करोगे 7 आएगा, और 6 को ऐड करोगे 8 आएगा। तो केवल 8 को ऐड करने पर यह नंबर आपका केवल 10 से भाग जाएगा, सॉरी 10 से भाग जाएगा। अगर 10 से तो ये भाग हो गया तो इनसे भी चला ही जाएगा, क्योंकि ये 3 तो कंडीशन गलत हो रही है 10 से भाग करने पर। तो डायरेक्टली हम एक ही लाइन में इसका आंसर बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 8 होगा। फिर भी किसी को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना होगा वो समझ लीजिए। तो जिन संख्याओं से भाग करने के लिए बोल रहा है 10, 5, 4 और 2, तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटे, एलसीएम, और एलसीएम इसका आ जाएगा 20। सबसे पहला काम जिन संख्याओं से भाग करना है उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20। अब 3432 को आप 20 से भाग करोगे, एलसीएम से भाग करोगे तो 20 एकम 20, आपका 14 बचेगा, 20 सत्ते 140, आपका 3 बचेगा, 20 एकम 20, आपका 12 बचेगा। अब आपसे पूछता है कि जोड़ना क्या है, अब जोड़ा किसे जाता है वो समझिए। अब 20 और 12, इट मींस डिवाइजर और रिमाइंडर में जितने का अंतर है वो नंबर हमेशा जोड़ा जाता है, जोड़ने वाली संख्या होती है, ठीक है ना। तो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा वो नंबर क्या होता है, हमारा ऐड करने वाला नंबर होता है। तो 8 इसका क्या होगा, आंसर होगा कि वह जोड़ने वाली संख्या क्या है, 8 है। तो बेटे ये आपका सबसे पहला एग्जाम था जो 2020 में हुआ था, 27/11/2022 को, मॉर्निंग की पहली शिफ्ट में, ठीक है। तो इससे आगे आपको डेली एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी, डेली एक प्रीवियस पेपर हम डेली सॉल्व करेंगे। और सभी को ये क्वेश्चन सभी को ध्यान से समझने हैं, किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वो वीडियो को दोबारा प्ले बैक करके देख सकता है। और फिर भी आपका कोई और अपना पर्सनली डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना, कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। और जो भी बच्चा क्लास को देखता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर लिंक को शेयर करें। थैंक यू।